ओके, सो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का जो डायग्राम था दैट वी हैव सीन, और उसमें जो अलग अलग तरह के कॉस्ट थे दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, ये अलग अलग कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने देखा था। आज जो आपकी बुक में, जो सुधीर प्रकाशन बुक है, उसमें जो आपके कॉस्ट क्लासिफिकेशन दिए हैं दैट टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं बेटा। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देयर आर थ्री कॉस्ट क्लासिफिकेशन: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल और लेबर को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और ओवरहेड को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का वो मतलब होता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज आल्सो नोन एज ओवरहेड्स। ऑलराइट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन है? मटेरियल और लेबर, क्योंकि ये दो खर्चे ऐसे हैं जो सीधे उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था बेंच का, तो बेंच के लिए मटेरियल लकड़ा, द वुड दैट वी आर गोइंग टू यूज, एंड द आयरन रॉड्स, ये सब डायरेक्ट मटेरियल हुए, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल में उसमें आप स्क्रू ले लो, फिर उसमें आप उसमें यूज की गई मशीनरी ले लो, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी दो तरह के लेबर होते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब जो सीधा बेंच बनाने में काम करते हैं, मतलब वो कारीगर लोग जो बेंच बनाने का काम करते हैं, वो हुआ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर क्या हुआ? जैसे कि वो फैक्ट्री के लिए मैंने एक स्टोर कीपर रखा, तो उसको मैंने सैलरी दी, बराबर, लेकिन फैक्ट्री में बेंच के अलावा टेबल, चेयर, ये सब बनाता हूँ, सिर्फ बेंच नहीं बनाता, तो वो जो सैलरी है स्टोर कीपर की वो सब में डिवाइड होगी। वो सिर्फ अकेले बेंच, वो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि मैं तो सिर्फ बेंच को ही देखूंगा, स्टोर कीपर बोलेगा मैं टेबल चेयर को नहीं देखूंगा, वो ऐसा नहीं कह सकता। ही इज अ स्टोर कीपर ऑफ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जो जो चीजें बनती है सबका वो स्टोर कीपर है, बराबर। तो दैट इज इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड द लास्ट वन इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्ट उस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि एक मशीन है, उसमें से आप टेबल बनाते हो, चेयर बनाते हो, बेंच बनाते हो, तो वो मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो तीनों में डिवाइड होगी, टेबल में भी, चेयर में भी और बेंच में भी। उसको ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। The next is the functional classification, means classification according to the functions of cost. उसमें सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स ऑल द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर जो जो खर्चे होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन आ जाएगा, तुम्हारा लेबर आ जाएगा, जो लेबर आपने पे किया, बराबर, वो भले लेबर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आता है मगर इसमें फंक्शन में फैक्ट्री में आ गया, बराबर है। फिर आपने फैक्ट्री का रेंट आ गया, वो फैक्ट्री, इन शॉर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो खर्चे आपने किए हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। द सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड्स। जब आपका माल तैयार हो गया, जब आपका फिनिश गुड्स, जब आपकी बैंक रेडी हो गई, तो उसको बेचने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ऑफिस का इस्तेमाल किया। आपकी एक हेड ऑफिस होगी, वो हेड ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज होंगे, उनको आप सैलरी दोगे, उसका इंश्योरेंस होगा, वहां से आप क्या बोलते हैं, सारी चीजें ऑपरेट करोगे, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस, बराबर। फैक्ट्री के बाद आता है ऑफिस, और ऑफिस के बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जैसे कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, फिर आपने किसी को बेचा तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, नादार थे और आपको उससे कुछ मिला नहीं, तो वो बैड डेब्ट्स का खर्चा, वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाता है, बराबर। बेचने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी खर्चा है वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आता है। एंड द लास्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अब मुझे बेंच में कुछ नवीनताएं लानी है, ठीक है, मुझे बेंच के नीचे बच्चों को प्रॉपर तरीके से वो लोग बैठ सके, मुझे उसमें कुशंस डालने हैं, तो वो जो रिसर्च डेवलपमेंट करने का जो खर्चा है उसे हम कहते हैं R&D भी बोला जाता है उसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट expenses. Okay, so these are the functional classifications. The next is behavioral classification. Behavioral classification में there are three: fixed, variable and semi variable. ये मैं आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिक्स मतलब जो फिक्स रहने वाला है, आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे कि फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसका आपको भाड़ा भरना ही पड़ेगा। ऑफिस
बिल्डिंग है उसका जब को रेंट है तो रेंट भरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते लॉकडाउन था 3 महीने दुकान बंद थी मेरी, नो 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 नॉट डूइंग, यू हैव टू पे, मींस यू हैव टू पे। The next is variable overhead. Variable overheads are the overheads which changes with the change in production. जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको मटेरियल चाहिए, उतना ज्यादा आपको लेबर चाहिए, तो उतना आपका खर्चा बढ़ेगा। सो वेरिएबल ओवरहेड्स वेरीज, इसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब which varies, which changes. So that is called variable overheads. Then the next is semi variable overhead. Semi variable overhead का मतलब क्या होता है? Semi variable means जो partly फिक्स है और पार्टली वेरिएबल है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, टेलीफोन बिल आपका रेंट तो आपको भरना ही है, फिर जितना आप यूज करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका घर 2 महीने तक बंद रहेगा फिर भी आपको मीटर रेंट, एफपीपीए चार्जेस, ये सब तो आपको भरना ही पड़ेंगे। मींस आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपका लाइट का बिल 0 रुपये आएगा, कभी नहीं। आपको मीटर रेंट और कुछ चार्जेस आपको पे करने ही रहते हैं, तो वो तुम्हारा फिक्स है। फिर उसके बाद जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, यूज करोगे, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। से फॉर एग्जांपल फॉर अ ईयर, पूरे साल हमने कितना खर्चा किया, या 1 महीने में हमने कितना खर्चा किया, मतलब जो टाइम बेस्ड खर्चा है, जो टाइम बेस्ड कॉस्ट है, उसे पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ठीक है, पीरियड कॉस्ट जो होता है वो पर्टिकुलर पीरियड का ही होता है, उस समय दरमियान ही होता है। और जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो एक प्रोडक्ट का होता है, कुछ बनाने के लिए आपने कितना पैसा लगाया, उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, पीरियड कॉस्ट जो है ना वो नॉर्मली किसमें होता है पता है बेटा? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, उसको पीरियड कॉस्ट। उसमें कैसा होता है कि दे हैव टू कैलकुलेट द पीरियड कॉस्ट रादर देन ब्रिज कॉस्ट। ब्रिज बनाने की कॉस्ट तो वो लोग गिनते ही गिनते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ पीरियड कॉस्ट भी गिनते हैं कि से फॉर एग्जांपल 1 साल तक ब्रिज का काम चलेगा। अगर ब्रिज का काम 1 साल से ज्यादा चला तो मटेरियल लेबर की खपत ज्यादा होगी और इतना खर्चा बढ़ेगा, उसे पीरियड कॉस्ट कहते हैं। मींस अगर कुछ पीरियड के बाद आपका कॉस्ट इंक्रीज होता गया तो दैट इज पीरियड कॉस्ट। ठीक है, दैट इज फॉर दैट टाइम बीइंग। और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है मतलब वो ब्रिज बनाने की कॉस्ट। ठीक है, ओके, द लास्ट वन इज मैनेजरियल डिसीजन कॉस्ट। उसमें सबसे पहला है मार्जिनल कॉस्ट। ये हमने आई थिंक उसमें डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम भी, फिर से बोलता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक यूनिट को बनाने के पीछे का खर्च को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, बराबर? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट। द नेक्स्ट इज रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट आर रिलेवेंट टू द प्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखो, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे मेरे 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में मुझे प्रॉफिट है, बी में मुझे लॉस है। अब मुझे है ना, जो बी में लॉस है मुझे उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। आई वांट टू डिसकंटिन्यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो व्हाट आर द रिलेवेंट कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? द रिलेवेंट कॉस्ट मींस जो मैं उसको बनाने के पीछे वेजेस भरता हूँ, जो उसको बनाने के पीछे मेरी मशीन यूज होती है, अब मुझे ये सब पे करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द रिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट बी बनाऊं कि ना बनाऊं, मुझे उस मैनेजर को तो सैलरी देनी ही है। सो दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट बिकॉज दैट इज समथिंग आई हैव टू पे। आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेवेंट कॉस्ट एंड ऑल फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट। मोस्ट ऑफ जितने भी फिक्स कॉस्ट है दे आर इररिलेवेंट बिकॉज एक बात समझो, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको कुछ खर्चे तो करने ही है, तो उसे वेरिएबल वो दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज फिक्स कॉस्ट, दैट इज इररिलेवेंट। प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करने के पीछे फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट बिकॉज दैट इज समथिंग यू हैव टू पे। आप मोबाइल कंपनी के पास ये जाकर नहीं कह सकते कि 1 महीने से मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आप मेरे मोबाइल का बिल मुझे मत भेजो। वो बोलेगी हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपने मोबाइल यूज किया कि नहीं किया, आपको बिल तो भरना ही पड़ेगा।
तो वो जो 1 महीने का मोबाइल का बिल है, मेरा फोन गुम हो गया उसके बावजूद आई हैव टू पे, दैट इज इररिलेवेंट। लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल होता और मैं उसके यूज करता, तब मैं बिल भरता, तो जो मेरा यूसेज चार्जेस है वो मेरा क्या हो जाता, रिलेवेंट कॉस्ट। मींस नाउ दैट आई डोंट हैव टू पे बिकॉज मेरा मोबाइल गुम हो गया। ओके, दैट इज अ रिलेवेंट कॉस्ट। नाम से ही यू कैन मेक आउट, रिलेवेंट मींस व्हिच आर रिलेटेड टू द decision making, and which are not related, which are irrelevant, they are called irrelevant cost. वो हम इसमें consider नहीं कर रहे। Next is differential cost. Now differential costs are of two types, incremental cost and decremental cost. अगर कोई डिसीजन लेने की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई डिसीजन लेने से आपका कॉस्ट घटता है तो उसे हम कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। सो डिफरेंशियल कॉस्ट में या तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ता है या तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ता है या तो घटता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। द नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी इंकर्ड। मैंने मशीन परचेस करने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्चे, अब वो 10 करोड़ मेरे लिए क्या हो गया, संक कॉस्ट हो गया, डूब गया वो मेरा, अब मुझे वो पैसा रिकवर मेरे से होगा नहीं, दैट इज संक कॉस्ट, दैट आई हैव लॉस्ट इट। बराबर। So you can say all historical cost or all the payments that I have already made, they are sunk cost. And the last one, the most important one, that is opportunity cost. Opportunity cost is the cost of the foregone alternative. ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बराबर। जो ऑल्टरनेटिव आप यूज नहीं करने वाले उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन से फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, या तो उसको मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या तो उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करके उसमें से मैं ब्याज कमाऊं। इन दोनों में से मान लो मैंने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, उसको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे वो 1 लाख रुपए बाहर इन्वेस्ट करने से मिलता, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ द फॉरगोन ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया है, दैट वी हैव फॉरगोन, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So, is it clear to everybody? बढ़े हम आगे? कोई Yes. questions? Yes, sir. कोई questions? Any questions? Any questions? No. Please, 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 please. Any questions? I forgot to ask that. Any questions? Anything you want to add? I think most of we have covered. अगर ये देखो ऊपर आ ही गया, ये सब है ना, marginal cost, differential cost. उल्टा हमने ज्यादा ही पढ़ा लास्ट लेक्चर में, देखने जाओ। धनलक्ष्मी इज आस्किंग संक कॉस्ट। बेटा संक कॉस्ट मतलब डूबेली पड़तर, डूबेली પડતર એટલે હવે એ रिकवर થવાની નથી। मैंने लास्ट टाइम बेटा आपको एग्जांपल दिया था, फिर से देता हूं कि आपने 10 करोड़ की एक मशीन खरीदी, आपने उसको 10 करोड़ रुपए दे दिए, आपने एक दिन वो मशीन वापरी, अब बोलोगे नहीं यार मुझे मशीन नहीं चाहिए, वापस ले ले, मेरे को 10 करोड़ दे दे, वो देगा नहीं देगा? क्यों दे यार, तुमने मशीन खरीद ली, उसका पैसा आ गया उसके पास, तुम्हारी मशीन तुम्हारे पास, अब तुम्हें बाहर बेचनी है बेचो, पर आपको 10 करोड़ तो नहीं मिलेंगे। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, तुम्हारा फ्रेंड एक्टिवा लेकर आया, उसने एक दिन एक्टिवा वापरी, दूसरे दिन आपके बोलता है कि बेटा भाई मेरे को ये एक्टिवा पसंद नहीं है, तू ले लेना मेरे से, और मुझे जो इनवॉइस प्राइस जो मैंने पैसा भी किया है वो मुझे तो दे दे। आप क्या सोचोगे? कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, आप बोलोगे चल चल तेरे को मैं पूरा पैसा दूं, इससे अच्छा मैं जाकर नई एक्टिवा नहीं छुड़ा लूं, तूने कहीं पे ठोकी हो या कुछ हुआ हो तो कौन जवाबदार? तो बोलेगा ठीक है, तूने 80,000 में खरीदी, मैं तेरे को 75 दे सकता हूँ, अगर आपको 5,000 का फायदा तो आप उसे खरीद लोगे। तो जो 5,000 रुपए आपको नहीं मिले वो आपका संक कॉस्ट है। पहले तो वो 80,000 देने के लिए मना कर रहा था कि नहीं पूरे 80,000 नहीं दूंगा मैं, मान लो 5,000 वो काम करके देता, वो 5,000 तुम्हारा संक कॉस्ट हो गया। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो अब कभी भी आपके पास रिकवर नहीं होगी, खत्म, यू हैव पेड इट ऑफ, दैट्स इट। क्लियर धनलक्ष्मी बेटा? Vishal is asking relevant cost. Relevant costs are relevant or related to the decision making. मेरी 2 ब्रांच है, एक अहमदाबाद में है और एक सूरत में। अहमदाबाद वाली प्रॉफिट कर रही है, सूरत वाली नुकसान में जा रही है, तो अब मैं सूरत वाली ब्रांच बंद कर रहा हूँ, तो मेरे रिलेवेंट कॉस्ट क्या होंगे? मेरे रिलेवेंट कॉस्ट होंगे उस सूरत ब्रांच का रेंट, क्योंकि अब मुझे वो पे नहीं करना, उसके स्टाफ की सैलरी,
वो मुझे पे नहीं करना। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं वो रिलेवेंट नहीं है, वो इररिलेवेंट है, क्योंकि वो अहमदाबाद ब्रांच में तो जाएगा ना, मेरा प्रोडक्ट सूरत ब्रांच में नहीं जाएगा, मगर अहमदाबाद ब्रांच वाला तो मेरा प्रोडक्ट बेचेगा क्या नहीं बेचेगा। तो दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट मतलब सूरत ब्रांच को बंद करने से मुझे कौन से खर्चे नहीं पे करने, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट टू। रिलेवेंट कॉस्ट फॉर closing a particular branch or stopping the production of a particular product, that is called relevant cost. In short, relevant costs are related to that cost due to which you are going to earn something, आपको कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है, that is relevant cost. Clear विशाल? स्वाति is asking overheads. Overheads का मतलब होता है बेटा indirect expense. Indirect expense मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े हुए, बराबर। जैसे कि मैंने बताया टेलीफोन बिल, चल लाइट बिल, लाइट का बिल, पूरे फैक्ट्री का लाइट का बिल। अब पूरी फैक्ट्री में मेरे ए, बी और सी ऐसे 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो तीनों प्रोडक्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली बेटा। तो उसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। लेकिन मटेरियल जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो उस डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है बेटा, समझो। It is directly related to the product. That is why it is called direct expense. Okay, so overheads are the indirect expense which are not directly related to the production of any product. बोलो क्लियर से बताना। स्वाति क्लियर बेटा? All right, so let us proceed further. ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। Today we will talk about how to install a costing system or installation of एक कॉस्टिंग सिस्टम ने केवी रीते इंस्टॉल करवू, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, important matters to be considered. The second step is primary investigations. Then steps for installation. Then characteristics of a good costing system. And the difficulties that we face. Difficulties in installation. Okay, so these we are going to understand one by one in installation of a costing system. ठीक है, कैसे एक अच्छा costing system को आप डेवलप कर सकते हो। Let us talk first of all about the important matters. What are the important matters that we should consider? The first thing you should consider कि there should be less disturbance. देखो, जब भी हम कोई नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं तो पूरी जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यू सी टू इट कि सबसे कम डिस्टर्बेंस में, ताकि बाकी चीजें इफेक्ट ना हो, वो कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। कॉस्टिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, इजी टू गो होनी चाहिए, ताकि लोग उसे समझ सके, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कॉस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में खर्चा ही बढ़ जाए,
मेन कॉस्टिंग सिस्टम का काम होता है आपका खर्चा कम हो, आपको खर्चा बढ़ाना नहीं है। सो यू सी टू इट कि आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो। दूसरा, इट शुड बी बेनिफिशियल, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, 1-2 साल चलाया, खर्चा वर्चा बहुत किया, लेकिन कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं उससे, बराबर। सो यू सी टू इट कि इट इज बेनिफिशियल टू यू। द फिफ्थ पॉइंट इज इट शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कॉस्टिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, सबके पल्ले पड़े, ठीक है। इट शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। मतलब बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट। आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, बराबर, किस लेवल का प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका मटेरियल कंट्रोल कैसा है, कितना लेबर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कितना ओवरहेड होता है, ये सब चीजों का डिटेल आपके पास होना चाहिए। फिर तुम्हारी प्रोडक्शन टेक्निक, क्या प्रोडक्शन की टेक्निक, मतलब जैसे आपका लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबरियस काम है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप ज्यादातर मशीनों पे काम करते हो। ये जान लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों में तुम्हारा कॉस्टिंग सिस्टम अलग अलग होगा। अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो तुम्हारा कॉस्टिंग सिस्टम हाई होगा, बिकॉज यू हैव टू पे टू द लेबर्स। मशीन होगा तो यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट, मशीन इंस्टॉल कर दी, बात खत्म, आपको लेबर की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो काम करता रहेगा। उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, okay, so how is your organizational structure, that is also important. फिर आपका सेलिंग सिस्टम कैसा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रादर, बराबर। so these are the primary investigation that you should do. उसके बाद the next topic that we have to discuss is the steps for installation. आप लोगों ने मैटर्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स कंसिडर कर लिए, आप लोगों ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड फॉलो। द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव्स, बराबर। यू शुड नो द इंस्टॉलेशन ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड is used to study the existing organization, बराबर। जो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बाद यू हैव टू डिटरमाइन द बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, कि आपका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आप कैसे कैसे खर्चा कर रहे हो। उसके बाद डिटरमाइन द कॉस्ट रेट्स, मतलब मटेरियल क्या भाव में खरीद रहे हो, लेबर क्या भाव में खरीद रहे हो। ये सब करने के बाद फाइनली हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम को, इंस्टॉलिंग द सिस्टम। ये जैसे हम लोग एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट बनाते हैं, वैसा कि भाई एप्लीकेशन क्यों जरूरी है, वो एप्लीकेशन आपको क्या क्या देगी, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं, और वो एप्लीकेशन आपको कितने में पड़ेगी। ये सब करने के बाद उस एप्लीकेशन को आप क्या करते हो, इंस्टॉल करके आप उसको वापरना शुरू कर देते हो। So this is how the costing system is, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑपरेशन। आपने इंस्टॉल कर दिया, बट वी शुड रिसीव कोऑपरेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड किया आपको पढ़ाने के लिए, मगर आप ही लोग डाउनलोड नहीं करोगे तो हम पढ़ाएंगे किसको, अपने आप को थोड़ी पढ़ाएंगे। So you should receive cooperation from the students as well from the applications. I hope this is clear to everybody. आज अपने इतना ही रखते हैं। डिफिकल्टीज और एसेंशियल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss. Any questions to anybody in this? No, sir. ठीक है। सो हम लोगों ने जो कॉस्टिंग सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा आज पढ़ा, और कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए। हमने important matters देखे, what are the matters, what are the primary investigation and the steps.
ये दो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफिकल्टीज. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स? इट शुड बी लेस, देयर शुड बी लेस डिस्टर्बेंस, स्मूथ गोइंग होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है, और सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ करने की, आपके प्रोडक्ट में आप क्या बना रहे हो, आपकी टेक्निक कैसी है, लेबर है या कैपिटल है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन, आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इंस्टॉल करने के पीछे आपका हेतु क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, और आपके कॉस्ट के रेट्स कैसे हैं. And finally, you install that particular costing system. And most importantly, you receive the cooperation from the departments. So I'm downloading the attendance sheet now, so you see to it that you don't leave the class, beta. All right. So I hope it is clear, everybody. Okay. So we will meet in the next lecture, everybody. See you. Take care. Stay home. Stay safe. Goodbye, everybody.